कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी जेल को देखते हैं जो एक सुनसान टापू पर बनी हुई थी। इस जेल के अंदर आज नए कैदियों को लाया जा रहा था, जिसमें से एक एडमिन भी था। वार्डन से मिलते ही एडमिन उससे कहता है कि सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ पर गलत इल्जाम में भेजा गया है। जिस पर वार्डन ने बड़े ही आराम से जवाब दिया कि मैं जानता हूँ, अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर ही किसी जेल में फेंक दिया जाता। यहाँ इतनी दूर इस जेल में सिर्फ उन लोगों को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश की गई हो। इसके बाद वार्डन ने उसे बहुत मारा और फिर उसे जेल के कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा और एक छोटी सी खिड़की मौजूद थी। ये दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, जब वार्डन बिना किसी बात के उन्हें पीटने के लिए अंदर आता था। समय बीतता रहा और कमरे के अंदर अकेले बंद रहकर एडमिन भी परेशान रहने लगा। उसने दीवार पर लिखा हुआ था कि भगवान मुझे अन्याय दिलाइए, लेकिन धीरे धीरे जब उसे उस जेल में 12 साल हो गए तो उसका भगवान से भी विश्वास उठ गया। उसे लगा कि मैं तो यहाँ पूरी जिंदगी बंद रह जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके कमरे की जमीन नीचे से उठने लगी। इस अनोखे हादसे को देखकर एडमिन के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे कोई भूत उसके सामने आ गया हो। कुछ देर घबराने के बाद एडमिन ने देखा कि जमीन के नीचे से एक इंसान बाहर आ रहा था। जमीन के नीचे से निकला हुआ ये आदमी एबे है, जो कि यहाँ से नीचे वाले फ्लोर का ही कैदी है। पिछले 5 सालों से वो एक सुरंग खोद रहा था। किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया कि वो सुरंग सीधा एडमिन के कमरे में आ निकली, मानो भगवान का कोई इशारा हो। एवे के आने से एडमिन को एक साथी मिल गया था जिससे वो बातें कर सके, क्योंकि इतने समय से कमरे में अकेले बंद रहने की वजह से वो पागल सा होने लगा था। इसके बाद एवे ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उधर एवे बहुत खुश था कि उसे पत्थरों पर निशान बना बनाकर समय नहीं काटना पड़ेगा। जैसे ही एडमिन एवे के कमरे में घुसा तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। एवे का कमरा बाकी कैदियों की तरह नहीं था, एक ठीक ठाक सा होटल की तरह कह सकते हैं। वहाँ उसके आराम के लिए कुर्सी थी और सेल्फ पर पता नहीं कितनी किताबें पड़ी थी। एवे ने एडमिन से वादा किया कि अगर वो उसकी खुदाई में मदद करेगा तो बाकी बचे समय में वो उसे पढ़ा भी सकता है। एडमिन के पास वैसे भी कुछ खास करने को नहीं था, तो उसने तुरंत ही हाँ कर दी। इसके बाद वो दोनों खुदाई का काम शुरू ही करने वाले थे कि तभी उन्हें गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई दी। डर से कांपता हुआ एडमिन तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा और फिर उसने जल्दी से कचरे वाली टोकरी तैयार कर दी, क्योंकि गार्ड उसके फ्लोर पर भी आने ही वाला था। इस जेल में कमरे का दरवाजा सिर्फ 2 बार ही खुलता है, एक बार कचरा लेने और एक बार शाम का खाना देने के लिए। इसके अलावा पूरे दिन में उन दोनों के पास बहुत वक्त होगा, जिसमें वो बिना पकड़े जाने की चिंता किए आराम से खुदाई कर सकते हैं। इसके बाद एबे ने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा, पत्थर से चिंगारी निकालकर उसने अपने बालों को जलाया और एक मोमबत्ती रोशनी की। फिर वो दोनों जैसे तैसे सुरंग में घुसकर आगे खुदाई करने लगे। नीचे बहुत कम जगह थी तो खोदना कोई आसान काम नहीं था। एवे का अंदाजा था कि अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो जमीन के बाहर तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते हुए एडमिन को एवे की एक किताब के बारे में पता चला कि एवे कभी बहुत अच्छा तलवारबाज सिपाही हुआ करता था। इसके बाद तो एडमिन ने जिद पकड़ ली कि अगर एवे उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो वो नहीं खोदने वाला आगे सुरंग। एडमिन की जिंदगी का अब एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी बातें सुनकर एवे मान गया और एडमिन को लड़ाई का हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। एवे ने समझाना शुरू किया कि रफ्तारी एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने टपकती हुई पानी की धारा से अपना हाथ इतनी तेजी से गुजार दिया कि वो गीला ही नहीं हुआ और कहा कि जिस दिन तुम्हारा हाथ इतनी तेज हो जाएगा उस दिन तुम एक काबिल योद्धा बन जाओगे। इसके बाद एवे वापस खुदाई करने चला गया और एडमिन ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिनों बाद एवे ने दरवाजे से लकड़ी तोड़कर तलवार बना ली और एडमिन को बढ़िया तरीके से तलवारबाजी सिखाने लगा। जब उसकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म होती तो एडमिन पढ़ाई पर भी ध्यान देता। अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी की प्रैक्टिस में ही निकल जाता। कुछ महीनों बाद एडमिन की तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार आया। एवे को दिखने लगा था कि एडमिन उससे भी बढ़िया तलवारबाज बन चुका है। एक शाम बातचीत के दौरान एडमिन को पता चला कि एवे पहले स्टेडिया नाम के एक बहुत ही अमीर परिवार के लिए काम करता था। उसके मालिक ने बहुत दौलत कमाई थी और अब नेपोलियन ने एवे को इसी खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए कैद करवा रखा है। ये सुनकर एडमिन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी नेपोलियन के धोखे की वजह से ही अंदर बंद है। एक दिन उन्हें सुरंग की जमीन में पौधों की जड़ दिखने लगी, जिससे एवे ने हिसाब लगाया कि वो दोनों बाहर निकलने के काफी करीब हैं। ये बात जानकर दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जल्दी ही कुछ ऐसा हुआ कि उनकी खुशी मिट्टी में मिल गई। सुरंग तेजी से हिलने लगी और फिर जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी
उनके ऊपर गिर पड़ी, जिसके नीचे एवे दब गया। घबराकर एडमंड ने तुरंत पत्थर हटाए और एवे को बाहर निकाला। दरअसल उन्होंने गलत दिशा में खुदाई कर दी थी। सुरंग की खुदाई में जरूर उनसे कुछ गलती हुई थी, क्योंकि ऊपर से एक खाने का डिब्बा भी नीचे गिर गया था। एक बहुत भारी पत्थर एवे की छाती पर गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। अपने फेफड़ों में चोट आने की वजह से उसकी किसी भी वक्त जान जा सकती थी। अपने आखिरी लम्हों में एवे ने कमजोर आवाज के साथ एडमंड को बताया कि कमरे में एक पत्थर के नीचे किताब मिलेगी, उस किताब के भी नीचे कुछ छुपा हुआ है। एडमंड को वहाँ से उसी खजाने का नक्शा मिला, जिसके चक्कर में एवे यहाँ कारागार में बंद था। नक्शे को देखकर एडमंड बहुत हैरान हो गया। एवे ने उससे वादा किया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करेगा और गलत कामों से जितना हो सके उतना दूर रहेगा। एडमंड की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोबारा से अकेला हो गया। तभी गार्ड खाना देने आया तो एडमंड दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाजें भी लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो चेक करने अंदर आया तो उसे एवे की लाश दिखाई दी, तो वो घबराकर अपने सीनियर को रिपोर्ट करने चला गया। एडमंड ने तेजी से सुरंग का मुंह छुपाया और वापस चला गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और एवे के शरीर को एक बॉडी बैग में डाल दिया। एडमंड सुरंग में छुपकर उनके जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड वहां से गए तो एडमंड खामोशी से कमरे में घुसा और एवे की लाश को देखने लगा। लाश को देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से एवे की लाश की जगह ले ली। कुछ देर बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश को वहां से ले जाने के लिए आया। ये जेल एक सुनसान टापू पर बनी हुई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि लाश को समुद्र में फेंक देना ही सही रहेगा। इसी दौरान एक गार्ड खाना लेकर एडमंड के कमरे में गया, लेकिन जब बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी किसी ने चू तक की आवाज नहीं की तो गार्ड को शक हुआ। वो तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर आ गया, लेकिन उसे वहाँ एडमंड नहीं बल्कि एवे की लाश मिली। जिसके बाद वो गार्ड चिल्लाता हुआ वुडन को बुलाने के लिए गया। वुडन जल्दी से ये काम निपटाना चाहता था। उस दिन तूफानी हवाएं चल रही थी, समुद्र की लहरें पत्थरों से टकरा रही थी, तो कुछ भी सुनना बहुत मुश्किल था। वुडन गार्ड की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच एडमंड ने झटके से वुडन की चाबियां चुरा ली। इस झटके की वजह से वुडन भी एडमंड के साथ सीधा समंदर में जा गिरा। समंदर में गिरते ही एडमंड ने चाबियों की मदद से जल्द खुद को रिहा किया और जैसे ही वो तैरकर ऊपर आया तो उसने पीछे मुड़कर वुडन को देखा। सालों का गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा था। उसने बेरहमी से वुडन को पानी में डुबाकर मार डाला। इसके बाद वो बिना पीछे देखे समुद्र में दूर तक तैरता रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक आइलैंड पर था। न जाने कैसे वो यहाँ तक जिंदा पहुँच गया था। उसको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक जिंदा कैसे पहुँचा। लेकिन अभी वो आजाद नहीं हुआ था। समुद्री डाकू का एक झुंड बैठकर बड़े ही आराम से उसे देख रहा था। एडमंड को लगा कि वो मारा जाएगा, लेकिन लुटेरों के सरदार लुईजी ने उसे एक मौका दिया। उसने कहा कि वो एडमंड को जिंदा छोड़ देगा, बस एक शर्त पर। एडमंड को उसके गद्दार साथी जैकैपो से लड़ना होगा, जिसे वो वैसे भी जिंदा गाड़ने वाला था। अगर जैकैपो जीत गया तो वो उसकी टीम में वापस शामिल हो सकता है, लेकिन एडमंड को वो मार देगा। लेकिन अगर एडमंड जीत गया तो वो उसे रिहा कर देगा। जल्दी ही दोनों के बीच ये मुकाबला शुरू हुआ। जैकैपो तलवारबाजी में बहुत माहिर था, लेकिन एडमंड की एवे की सिखाई हुई तकनीक बहुत ही जबरदस्त साबित हुई। कई हमले करने के बावजूद भी जैकैपो एडमंड को छू तक नहीं पाया। मौका मिलते ही एडमंड ने तेजी से वार किया और जैकैपो को जमीन पर गिरा लिया, पर उसने मारने की बजाय लुईजी से कहा कि देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे। काम के लोग हैं यार, बिना बात के क्यों मार रहे हो हमें? हम और समुद्री लुटेरों को ढूंढना कौन सा आसान काम है। एडमंड का हुनर और दया को देखकर लुईजी खुश हुआ और उसने दोनों की जान बख्श दी। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कैप्टन को पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद उसने उसको आजाद कर दिया ताकि वो अपने बदले का मकसद पूरा कर सके। जैकैपो भी उसके साथ ही हो लिया। एडमंड ने उसकी जान बचाई थी तो उसने वादा किया था कि वो हमेशा अपने मालिक का वफादार रहेगा। एडमंड ने जैकैपो से एक नाव का बंदोबस्त करने को कहा जब तक वो अपने कुछ पर्सनल काम निपटा ले। देर रात एडमंड चुपचाप से अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। बड़े मालिक ने उसे पहचाना तक नहीं। उसे पता चला कि उसके जेल जाने के गम में डूबकर उसके पिता की भी मौत हो गई। इस खबर से एडमंड को गहरा सदमा लगा और सबसे बड़ी चोट तो उसे तब लगी जब एडमंड ने ये जाना कि उसके पुराने दोस्त मोंटियागो ने उसे फंसाया था और फिर मोंटियागो ने उसी की मंगेतर मर्सिडीज से शादी भी कर ली। अगली सुबह एडमंड और जैकैपो पूरी हिम्मत के साथ नाव पर सवार होकर उस दिशा में निकल गए जहां नक्शे में खजाने का निशान बना हुआ था। उन्होंने उस टापू का छप्पा छप्पा छान मारा पर खजाना नहीं मिला। लेकिन फिर एडमंड को ख्याल आया कि शायद पानी के नीचे कुछ हो। उसने मैप में बताई हुई जगह के पास अंडरग्राउंड तालाब में डुबकी लगाई। वहाँ उसे कई सारे पुराने संदूक मिले। जैसे ही उसने एक संदूक खोला तो चमचमाता हुआ सोना दिखाई दिया। जैकैपो खुशी से झूम उठा। उसने जितना हो सके उतना सोना नाव में भर लिया, लेकिन पूरे खजाने को ले जाने के लिए तो उन्हें एक बहुत बड़े जहाज की जरूरत थी। लेकिन एडमंड के अंदर खुशी से ज्यादा अब भी बदले की आग थी।